भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। आखिर दीक्षा को हुआ क्या था? कहीं दीक्षा को कोई मेंटल इश्यूज तो नहीं हो गए? जिंदगी के कई साल बीत चुके थे। कभी भी कोई भी फैसला करना हो तो माँ ही अपना आखिरी राय सुनाया करती थी। अगर ना माना जाए तो मानसिक रूप से दीक्षा को एहसास दिलाया जाता था कि उसने कोई जुर्म किया है। लेकिन अब बस आखिरकार उसने तय कर ही लिया था कि इस बार वो राजस्थान से ही अपने पहले सोलो ट्रिप की शुरुआत करेगी। 2013 में उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही उसे सरकारी नौकरी मिली थी, पर उससे पहले उसे पता चल चुका था कि उसके ससुराल के लोग सिर्फ पिछड़ी सोच ही नहीं रखते, बल्कि निहायत ही लालची किस्म के हैं। साल भर के बाद जब उसने अपने पति स्वरूप से तलाक लेना चाहा, तो बस दीक्षा के भाई ने ही उसका साथ निभाया। माँ को ये मंजूर नहीं था, इसलिए अपने माँ के कहने पर दीक्षा ने अपने पति को एक बार और मौका देने की ठान ली। वक्त बीतता गया, पर ना उसके पति में कोई सुधार आया और ना ही दीक्षा को अब मुक्ति मिलने का कोई रास्ता नजर आया। फिर 2019 में अचानक से एक दिन दीक्षा के नानी की मौत ने उसे झकझोर कर रख दिया। उस दिन भी उसके पति को सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब था। नानी के दाह संस्कार के बाद दीक्षा ने अपना मन बना लिया कि अब उसे अपने पति स्वरूप के साथ हरगिज नहीं रहना है। 2023 साल में एक ऐसी नौबत आ गई जिसकी वजह से दीक्षा को अपनी माँ के साथ बहस में उलझना पड़ा। एक टूरिज्म एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उस पे कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे दीक्षा ने। उनके कुछ ऑफर्स में से एक था इंडिया में 2 नाइट्स 3 डेज का एक फ्री पैकेज। किसी वजह से दीक्षा के भाई जब उस टूर पे नहीं जा पा रहे थे, तो उसने अकेले जाने का प्लान बनाया। पर जैसे ही ये बात दीक्षा के माँ को पता चला तो उन्होंने उन दोनों को डांट चपटना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर दीक्षा उस घर से निकल आई, पर आते हुए उसने अपनी माँ को कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर इस बार रुकेगी नहीं। माँ को एक्चुअली इस बात से इशू नहीं है कि मैं अकेली जा रही। एक्चुअली उनको तुझसे प्रॉब्लम है मन्नू। तू 3 साल से दोस्त है मेरा। भाई भी तुझे जानता है। राजस्थान में जाऊंगी सुनकर माँ इसलिए बौखला गई। उनको मेरे किसी भी दोस्त के साथ मिलना जुलना हमेशा से ही नापसंद था। पहले भी जॉय, तरनजीत, श्री, इन तीनों से मिलने में दिल्ली, आसाम और पंजाब जाने का प्लान बनाई थी, पर तब भी उन्होंने इसी तरह आखिरी वक्त पे मुझे जाने ही नहीं दिया था। काम डाउन यार, तू इतना हाइपर क्यों हो रही है? अगर तुझे लगता है यहाँ पे आकर तुझे इश्यूज होंगे तो मत आ, पर अगर तुझे बस अपने आप को और स्ट्रांग बनाने का ही मन है तो तू ये भूल जा कि तू मेरे लिए आ रही है। थिंक दैट यू आर कमिंग फॉर योर ओन सेक। माँ तेरा बुरा नहीं चाहती, बस शी इज वरीड फॉर यू। वरीड नहीं, ओवर प्रोटेक्टिव है। शी नेवर ट्रस्ट ऑन माई डिसीजंस यार। दीक्षा ने गुस्से में आकर आगे भी बहुत कुछ मनीष से कहा, पर आखिरकार अगले 2 हफ्तों तक उसने एयर टिकट्स और बाकी सारी प्लानिंग कर ली।
रविवार करीब 7 बजे खुद से पहली बार ऑनलाइन कैब बुक करके अपने फ्लैट से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई दीक्षा। वारिस नाम के उस ड्राइवर ने काफ़ी ट्रैफिक जैम होते हुए भी बहुत समझदारी से उसे एयरपोर्ट तक सही टाइम पे पहुंचा दिया। दीक्षा ने उसे शुक्रिया कहा और आगे एयरपोर्ट में अपने बाकी के फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके फ़्लाइट का इंतज़ार करने लगी। 10 बजे फ़्लाइट में अपने सीट पे जाकर बैठने के बाद उसे तसल्ली हुई। विंडो से बाहर देख ही रही थी दीक्षा कि तभी उसके कानों में एक बच्ची की आवाज़ गूंजी। मैं माँ के साथ बीच में बैठूंगी और आप कॉर्नर में बैठोगे, ठीक है बाबा? 6 साल की एक बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ उसके अगले सीट पे बैठने के लिए आई हुई थी। दीक्षा अपने को पैसेंजर्स को देखकर मन ही मन खुश हुई थी। कम से कम उसे इस बात की तसल्ली थी कि अब उसे सफ़र में कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि वो परिवार काफ़ी वेल मैनर्ड लग रहे थे। फ्लाइट टेक ऑफ होते ही अपने कानों में एयरपॉड्स लगाकर गाना सुनने लग गई दीक्षा। अचानक से किसी की उंगलियों की छुअन से उसने अपनी आंखें खोली। आंटी, वो देखो माउंटेन, उस बच्ची ने अपने मासूम आवाज़ में कही। मुस्कुराते हुए उसके गालों को पुचकारते हुए दीक्षा ने उसे गोदी में आने का इशारा किया। उसकी माँ ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, ऐसी गलती मत कीजिए, वरना पूरे सफ़र में आपका बोल बोल के दिमाग ही खा लेगी और आपकी गोदी से उतरेगी भी नहीं। कोई बात नहीं, छोटी बच्ची ही तो है, आ जाओ बेटा मेरे पास, आ जाओ। इतना कहते हुए उस बच्ची को अपने गोदी में उठाकर बाहर के नज़ारों का आनंद उठाने लगी दीक्षा। बातों बातों में कब 2.5 घंटे का लंबा सफ़र पलक झपकते ही गुजर गया, पता भी नहीं चला। फ्लाइट लैंड होते ही दीक्षा ने मिस्टर विजय सेनगुप्ता और उनकी पत्नी रोशनी सेनगुप्ता को अलविदा कहते हुए कहा, जयपुर में रोशनी दी के मायके में कब तक रहोगे आप लोग? यही कुछ 6-7 दिन, हो सकता है यूं ही घूमते हुए फिर कहीं मिल जाए, रोशनी ने हाथ मिलाते हुए कहा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही गेट के बाहर आते हुए दीक्षा ने मनीष को टेक्स्ट किया, मैं पहुंच चुकी हूँ। इस बात से मनीष का रिप्लाई आया, अच्छा, वेलकम टू जयपुर, अब तू होटल पहुंचकर मुझे एक मैसेज कर देना। अच्छा, मुझसे नाटक? किस बात का नाटक? अरे तूने ही तो कहा था कि मैं अकेले मैनेज कर लूँगी, खुद से होटल पहुंच जाऊंगी, इसलिए तो मैं रेस्ट कर रहा। वैसे भी मेरे किडनी स्टोन की वजह से तूने मुझे घर पे ही रहने की सलाह दी थी ना। तू चाहती थी क्या कि मैं आऊँ? तो बताए क्यों नहीं यार? अब क्या करूँ, बोल ठीक से। अब अरे इट्स ओके, कोई ना, मैं होटल पहुंचकर टेक्स्ट करती हूँ, ओके? इतना लिखकर मोबाइल को अपने साइड बैग में रखकर ट्रॉली बैग को खींचते हुए डरी डरी से दीक्षा कैब के लिए ताका झाकी करने लगी। इधर उधर क्या देख रही है? यहाँ हूँ मैं। एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए भीड़ में से एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनकर अचानक दीक्षा रुक जाती है। तभी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए शाहरुख खान स्टाइल में बाहें फैलाकर सामने आकर खड़ा होता है मनीष। तो फाइनली आज तो मेरी आवाज़ से मुझे पकड़ नहीं पाई कि मैं मजाक कर रहा था। दीक्षा को अंदाज़ा तक नहीं था कि जिस बेस्टी के साथ वो पिछले 3 साल से ऑनलाइन ही कॉल
या ऐप पे बातें किया करती थी, वो इस वक्त उसके नज़रों के बिल्कुल सामने खड़ा था। अब चल भी ओए। मनीष ने उसका ट्रॉली अपने हाथों में लेकर आगे कैब की तरफ बढ़ते हुए कहा, अरे रुक मन्नू, इनसे मिल। ये मेरे ही साथ मेरे नेक्स्ट पे थे फ्लाइट में। मनीष ने दीक्षा की तरफ देखते हुए कहा, अब अच्छा, अब चले? अरे पर तू बाकी बातें होटल में जाकर करना, ओके? चल अब। तू सफ़र में काफ़ी थक गई होगी, कुछ खाया भी नहीं होगा। सो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, आजा। कार में बैठकर खिड़की से उस प्यारी सी गुड़िया को हाथ हिलाकर इशारे में अलविदा कहा दीक्षा ने। होटल में पहुंचकर फ्रेश होकर आसपास के नज़ारे देखने निकल पड़े दोनों दोस्त। अपने बाइक पे बिठाकर पहले वहां के जयपुर बिरला मंदिर दिखाया मनीष ने। रास्ते में वहां के फेमस पानी पताशे खाते हुए दीक्षा ने कहा, मन्नू, ऐसा स्वाद हमारे कोलकाता के फुचका में बिल्कुल नहीं है यार। कुछ खट्टा, कुछ मीठी चटनी और कुछ तीखा स्वाद है इसका। कमाल का चाट खिला दिया तूने यार, थैंक यू। अभी तो पार्टी शुरू हुई है डियर, आगे आगे देख। रात में होटल लीजर इन में पहुंचकर मनीष का खरीदा हुआ चिकन करी और तवा रोटी खाने के बाद दीक्षा सो गई। अगली सुबह वर्ल्ड ट्रेड पार्क में जाकर दोनों ने कभी मसाज चेयर का आनंद उठाया तो कभी चूड़ियाँ, जूती और बाकी सारी चीज़ें शॉपिंग की दोनों ने। एक कैफ़े पे बैठकर समोसा, कचौरी, जलेबी और मिल्क शेक का स्वाद लेते हुए आपस में बातें कर रहे थे वो दोनों। शाम को वो हवा महल जाने का प्लान बना रहे थे। कुछ ही घंटे बाद वहाँ पे घूमते हुए अचानक से दीक्षा खुशी से उछलते हुए बोली, अरे मन्नू देख, वहाँ पे झिलमिल खड़ी है। अरे मैंने बताया था ना वो बच्ची। अरे तू तो मिला ही नहीं था, देखा भी नहीं था अच्छे से। एनीवेज, रोशनी जी, विजय जी, अरे वो तो इधर, अरे चलो उनसे मिलकर आते हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो यूं फिर से मुझे दिख गए। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? चल बिंदु, तू इनमें टाइम वेस्ट करेगी अब? ठीक है, फिर यहाँ उस स्टोर से तेरे लिए कुछ लेने का सोच रहा था मैं, तेरे वो कैंसिल करता हूँ। अरे और कितना खर्चा करेगा मुझ पे यार? वो मेरी मर्जी, चलना है कि नहीं ये बता। मनीष के चेहरे को पढ़ते हुए दीक्षा ने उसकी बातें मान ली और उसके साथ चल पड़ी। 2 साड़ियाँ और एक कफ्तान खरीदने के बाद डिनर में दाल बाटी चूरमा खाया दोनों ने। अगले दिन एकदम सुबह सुबह वो नाहरगढ़ जाने का सोच रहे थे, पर दीक्षा देर तक सोती रही और इसीलिए उनका प्लान भी डिले हो गया। पहले आमेर फोर्ट घूमने के बाद लौटते हुए 2 जयपुर प्रिंट के दुपट्टे और जूती खरीदी दीक्षा ने, और फिर अचानक से उसे पापड़ दिखा और उसे चखते हुए दीक्षा बोली, आगे का प्लान? अब नाहरगढ़। सनराइज़ ना सही, पर उस नज़ारे को मिस नहीं करवाना चाहता हूँ मैं तुझे। पर यार तेरे होटल का चेकआउट टाइमिंग? डोंट वरी, मैं उनको एक्स्ट्रा पे कर दूंगी फॉर दैट। इतना दिलासा देते ही मनीष ने अपने बाइक को नाहरगढ़ जाने के लिए पहाड़ी के रास्ते पे मोड़ लिया। गोल गोल पहाड़ के रास्तों में घूमते हुए अपने मंजिल की तरफ जाते हुए नज़ारों को देख रही थी दीक्षा। देख बिंदु, यहाँ से पूरा शहर दिखेगा तुझे। वो रहा जल महल और अरावली पर्वत का इतना क्लोज व्यू भी तुझे बस यहीं से दिख सकती है। वाओ मन्नू, आई कैन अंडरस्टैंड नाउ कि तू और तेरा दोस्त हेमेंद्र यहाँ अक्सर क्यों सनराइज देखने आते होंगे।
ये जगह इतनी शांत और सुंदर है कि मैं खुद यहाँ घंटों बैठी रह सकती हूँ। अपने मोबाइल कैमरा से कुछ फोटोज और वीडियोस लेते हुए खुशी से डगमगा उठी दीक्षा। ओए बस कर, तेरे फ्लाइट का टाइम हो जाएगा। अभी हमें जल्द से जल्द लौटना पड़ेगा, वरना तो लेट हो जाएगी यार। वापसी में पहाड़ के खतरनाक मोड़ से उतरते हुए दोनों दोस्त आपस में उस रास्ते के बारे में बातें कर रहे थे। ऐसे रास्तों में आए दिन हादसा होना आम बात होगी, है ना? कोई उनकी मदद करने भी नहीं रुकेगा। और रात के अंधेरे में क्या भयानक माहौल पैदा करता होगा यह जंगल। खाई में गिरे तो सीधा ऊपर का टिकट, है ना मन्नू? जी बिंदु मैडम, सही कहा आपने। यार तू आज जा रही है, मैं बहुत मिस करूँगा ये यादें। फिर से जल्दी आना, तब बाकी जगह वो भी घुमा लाऊंगा तुझे। हाँ हाँ डन। इस बार तेरी कंपनी वैसे भी भाग गई है मुझे। जनरली बस भाई और माँ के अलावा मैं दूसरों के साथ जाना पसंद नहीं करती, पर आज से ओएमजी। बाइक रोक मन्नू, मन्नू बाइक रोक, देख एक्सीडेंट हुआ है। भागते हुए खाई की तरफ जाने लगी दीक्षा। ये हो, अरे झिलमिल, रोशनी जी, और मैं क्या करूं? कैसे निकालूं इनको? दे आर सीरियसली इंज्योर्ड। मनु मनु तू देख क्या रहा है? प्लीज हेल्प देम। बिंदु तू पीछे हट वहां से। क्या बोले जा रहा है यार? हमें इनकी मदद करनी होगी। पता नहीं कब से ऐसे ही पड़े हुए होंगे यहाँ पे, सबने मुड़कर देखा भी नहीं होगा। लिसन, तू मेरी बात मान, तू यहाँ से चल, फ्लाइट मिस कर देगी तू। आई कांट बिलीव इट मन्नू, ऐसे मौके पे ऐसी बात कैसे कर सकता है तू? मनीष और दीक्षा की बहस सुनकर आसपास के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। दीक्षा उन सबसे मदद का गुहार लगा रही थी, पर सभी बस बुद्ध बनकर उस कार की तरफ और कभी उन दोनों की तरफ एकटक देखे जा रहे थे। मनीष ने मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करके वहां पे आने को कहा। दीक्षा को विश्वास दिलाते हुए उसने एयरपोर्ट तक पहुंचते हुए यही कहा कि उसने एम्बुलेंस और पुलिस दोनों को खबर कर दी है। अगर तुझे उनकी कोई और जानकारी मिले मुझे टेक्स्ट कर देना प्लीज। हाँ बिंदु, तू अपना ख्याल रखना, बस तू ध्यान से जाना। एयरपोर्ट से वापसी में कैब में बैठे हुए मनीष बस एक ही बात सोचे जा रहा था। आखिर दीक्षा को हुआ क्या था? बस अच्छे से वहां पहुंच जाए, फिर मैं उसे शांति से ये सब पूछूंगा। यहां पूछता तो शायद भड़क जाती और मैं उसके साथ जा भी तो नहीं सकता था। जिस दिन से यहाँ आई है अजीब बातें कर रही है। कभी एयरपोर्ट में हवा में किसी से इंट्रोड्यूस करवा रही है, कभी घूमते हुए अनदेखे किसी शख्स की ओर इशारा कर रही है, और कभी उस वीरान सड़क के टूटे हुए पुराने कार को दिखाकर अनशन बोले जा रही है। उस कार को जब से होश संभाला है मैंने वहीं पे देखी है। उसी 1980s की कार लगती है यार। हद है, मतलब किसी एक्सीडेंट में वहां रह गई होगी। पर सवाल यह है कि वो किसे झिलमिल रोशनी जी और विजय जी बोले जा रही थी? कहीं दीक्षा को कोई मेंटल इश्यूज तो नहीं हो गए ड्यू टू हाइपर स्ट्रेस एंड टेंशन? आई हैव टू डिस्कस विद हर अबाउट दिस। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।